टॉपिक हमारा क्या था बेटा? हम जो पढ़ रहे थे वही टॉपिक एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, आपको पूरा फिर से याद कराएंगे और जो हमारा सर्कुलेशन का टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? टॉपिक हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम और आप लोगों से कुछ सवाल भी यहाँ से पूछेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से करा दिया है। देखता हूँ कि आपको इस चैप्टर में अभी कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। ठीक है ना? आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जितने भी सवाल यहाँ से बनने हैं, हमने आपको बताया था कि जब हम सर्कुलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या जब हम सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, और या फिर मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कराए, बताया था कि क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना है। बेटा अगर हम देखें तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं सर्कुलेशन में। जैसे कि सबसे बड़ा टॉपिक जो है, इसमें हमें ब्लड पढ़ना है, ब्लड, और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कंपोनेंट्स। तो ब्लड पढ़ना है और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें हमें क्या पढ़ना है? मैंने आपको बताया था हार्ट, पंपिंग डिवाइस, दिल, जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है उसके बारे में जानकारी करनी है। हार्ट क्या है, पंपिंग डिवाइस कैसे होता है, कैसे काम करता है। फिर मैंने इनमें नेटवर्क ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें मैंने बताया आर्टरी पढ़नी है, आपको आर्टरीज पढ़नी है, जिसमें आपको वेन्स पढ़ने हैं, वेन्स पढ़ने हैं, और बेटा इसी में आपको कैपिलरी भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कैपिलरीज भी पढ़नी है। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी भी इसी में पढ़ना है। समझ गए ना? अब मैंने आपको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले बताया कि हमें ब्लड पढ़ने हैं और उनके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। फिर हम पंपिंग डिवाइस हार्ट की बात कर रहे थे। ब्लड में मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है ये मैं पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। जिससे मैं सवाल पूछूंगा वही बच्चा आंसर बताएगा, जिससे नहीं पूछूंगा वो अपना पढ़ते रहेगा, लेकिन जिससे पूछूंगा जो सवाल वही आंसर बताएगा। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड। क्या है बेटा? ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी बॉडी में, अगर मेल और फीमेल की बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी, सबसे पहले तो ये जानते रहिए कि ब्लड है क्या। अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है, ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू, आपका आंसर क्या होगा? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ना कि एक फ्लूइड है, ना कि एक लाल रंग का लिक्विड है, ऐसा नहीं कहेंगे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे कि ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपका आंसर होगा ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटा? एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात, अगर ब्लड में पूछा जाए कि भाई ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स ब्लड के हैं, तो आपको बताया ब्लड के 4 कंपोनेंट मैंने बताया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और क्या बताया था मैंने? प्लाज्मा। ये ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा आपने। फिर ब्लड का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच, तो मैंने आपको बताया था ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है बेटा, ना तो बहुत ज्यादा बेसिक है ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, स्लाइटली एल्कलाइन। मतलब 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पीएच में 7 क्या होता है? 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है ना? 7 के नीचे आएंगे तो एसिडिक पीएच होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पीएच बेसिक होगा। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच है 7.4। क्या है? 7.4 अप्रॉक्स, मतलब इसलिए इसको कहते हैं स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा बहुत बेसिक, ना तो मोर एसिडिक ना फिर मोर बेसिक, स्लाइटली एल्कलाइन। कंपोनेंट के बारे में आगे पढ़ना ही है। अगर परसेंटेज पूछा जाए कि हमारी बॉडी में परसेंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो अगर मेल की बॉडी में पूछा जाए तो मेल की बॉडी में ब्लड टोटल परसेंट कितना होता है? टोटल, वेरी गुड, टोटल बॉडी वेट का कितना होता है बेटा? टोटल बॉडी वेट का 8% होता है। कितना होता है? 8% होता है टोटल बॉडी वेट का। जितने बॉडी का शरीर का वेट है, अगर किसी का बॉडी वेट 80 किलो है तो उसके बॉडी में 8 के आसपास 8% जो है उसके बॉडी का वेट होगा। मतलब क्या होगा? ब्लड वेट होगा। समझ गया ना? अगर आपसे पूछा जाए कि इन फीमेल, फीमेल में ब्लड का कंटेंट कितना होता है, तो अगर टोटल बॉडी वेट का देखा जाए तो फीमेल में, इन द केस ऑफ फीमेल, टोटल बॉडी वेट का कितना होगा बेटा?
तो आप बताएंगे टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। मेल में अगर पूरी एक स्वस्थ मनुष्य में, एक हेल्दी ह्यूमन में देखा जाए तो ब्लड कितना पाया जाता है? 5 लीटर, अप्रोक्स 5 लीटर के आसपास ब्लड का अमाउंट होता है। कितना होता है? 5 लीटर। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाए कि फीमेल में ब्लड का अमाउंट कितना होता है? 4.5 लीटर। तो अगर फीमेल में देखा जाए तो 4.5 लीटर। ये 4.5 लीटर क्यों है पता है? ये ड्यूरिंग पीरियड्स कुछ ब्लड डिस्चार्ज हो जाते हैं बॉडी से, कुछ ग्राम में ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए फीमेल बॉडी में कम होता है ब्लड का अमाउंट मेल के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये वाली बात आपको जानते रहना। इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि जब हम ब्लड स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो ये तो हो गई जनरल सी बातें, एकदम कॉमन सी बातें, इसको मैंने आपको बता रखा है। अब फिर बताया था कि जब ब्लड हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ब्लड के कंपोनेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स। और ब्लड के कंपोनेंट्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था? चलो, हाँ, सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं तो यहां पर मैं लिख के बता देता हूं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और कौन है? प्लाज्मा। कौन है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। वेरी गुड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और कौन है बेटा? दूसरा पार्ट क्या है? प्लाज्मा का। सवाल पूछा गया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट का अमाउंट कितना होता है ब्लड में? कितना होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं और प्लाज्मा कितना होता है? जरा बताओगे? चला, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा और प्लाज्मा कितना होगा? कोई बच्चा बताएगा क्या? टाइप नहीं, परसेंटेज। हाउ मेनी परसेंट? प्लाज्मा कितना होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? ठीक है ना, तो ये होता है 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स और 55% क्या होता है? प्लाज्मा। कितना होता है? प्लाज्मा। और इसमें अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के टाइप पूछे जाए कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं जरा बताओगे? मैंने बताया था, हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूडेड इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, और बेटा क्या? ल्यूकोसाइट। देखना, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट किन्हें कहते हैं? आरबीसी। इरिथ्रोस मतलब होता है क्या? आरबीसी। तो यहां पर हम लिख लेंगे आरबीसी है इरिथ्रोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहेंगे? हाँ, तो ये प्लेटलेट है। थ्रोम्बास मतलब होता है प्लेटलेट्स। और आप देखेंगे ल्यूकोसाइट कौन है बेटा? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है? हाँ, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है ना। अब यहां से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको हाईलाइटेड रखना होगा आपको। इतना मैं डिलीट करके फिर से आगे बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सवाल पूछे गए। ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई है ना? इसको आपने कंटेंट लिखा भी होगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो, अब आपको मैंने बताया कि ये दो टाइप के एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट है, और क्या है? प्लाज्मा है। क्या है बच्चों? प्लाज्मा में मैंने बताया था दो कंटेंट है। कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक, चलो, और ऑर्गेनिक। चलो खुशी बताओ, इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन कौन है? कौन कौन से कंटेंट है? प्लाज्मा में कौन कौन से कंटेंट बताए थे मैंने? क्या क्या बताया था? हाँ, आपको बताया था प्लाज्मा के बारे में। तुम लोग बताओ भाई। हाँ, आप लोग बताओ भाई, इन्हीं लोग को बताने दो। कुछ सवाल का आंसर तुम लोग भी बताओ। प्लाज्मा मैंने बताया था, प्लाज्मा में क्या क्या बताया था? वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ना, इनके परसेंटेज बताए थे। वाटर कितना होता है? 92। कितना परसेंट होता है? 1%। लेकिन पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट इसमें जान लो। ऑर्गेनिक कंटेंट 8 to 9% होता है। कितना? 8, नहीं, इसमें 92 वाटर होता है बेटा। इनऑर्गेनिक 8 to 9% होता है, और ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है? 1% होता है। अब इसमें दो ही सवाल यही इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी वाटर वाला सवाल नहीं बनता है कि वाटर कितना होता है। तो वाटर मैंने बताया था आपको 90% टू
92% होता है। अब इनऑर्गेनिक कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट में आपको बताया था, इनऑर्गेनिक कंटेंट में सबसे ज्यादा और सबसे कम सवाल पूछा जाता है कि ब्लड के प्लाज्मा में सबसे कम इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन है और सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन है। तो इनऑर्गेनिक में आयंस और साल्ट पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है बेटा? कुछ आयंस होते हैं और साल्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन कौन से आयंस होते हैं और कौन कौन से साल्ट होते हैं। चलो जरा बताओ, आयंस में कौन कौन होता है? सबसे कम कौन पाया जाता है? क्लोरीन, Cl। इससे ज्यादा कौन पाया जाता है? सोडियम, वेरी गुड, सोडियम। और इससे ज्यादा कौन पाया जाता है? पोटेशियम। और इससे ज्यादा कैल्शियम, इससे ज्यादा मैग्नीशियम। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा आयंस में ग्रेटेस्ट नंबर में, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नीशियम, सबसे कम नंबर में क्लोरीन। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि साल्ट में कौन कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, तो साल्ट में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं? NaCl, ठीक है ना, और NaOH CO3, और पाया जाता है NaCl, और क्या है? सोडियम क्लोराइड है, और ये है NaOH CO3, मतलब ये है NaOH CO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। सोडियम बाइकार्बोनेट आयन लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। अगर HCO3 लिखा है तो उसे बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहेंगे? बाइकार्बोनेट आयन। नोट करो। लिख रहे हो ना? चलो अगला पॉइंट आप नोट करेंगे नेक्स्ट। हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन पाया जाता है? हाँ, ऑर्गेनिक में आपको डिफरेंट टाइप की 6 to 8% नंबर में प्रोटीन्स पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंटेंट में कौन पाया जाता है? कुछ प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन्स कितने नंबर में है बेटा? मैंने बताया 6 to 8% में। किसमें है? 6 to 8% में प्रोटीन्स पाई जाती है। और इन प्रोटीन के नाम कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, हाँ एल्ब्यूमिन, वेरी गुड। प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा कौन है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा कौन है? ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन, समझो। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन, ये 3 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है। और इन तीनों का सिंथेसाइजेशन कहां कहां पर होता है, इस पे सवाल आता है। ठीक है ना। तो तीनों जो बनती है वो कहां बनती है बेटा? लीवर में ही बनती है। ये भी लीवर में बनती है, ये भी आपके लीवर में ही सिंथेसाइज होती है, और ये भी आपकी कहां सिंथेसाइज होती है? लीवर में ही सिंथेसाइज होती है। ठीक है ना। लेकिन जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, इनके 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। याद है आपको? अल्फा ग्लोब्यूलिन, यहां पर देखना 3 टाइप, अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, और दूसरा क्या बताया था? बीटा ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा बताया था आपको गामा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तो बेटा यहां से सवाल पूछे जाते हैं। इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। किनको? गामा ग्लोब्यूलिन को। इसको ही क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, समझना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको गामा ग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गामा ग्लोब्यूलिन। और इनका काम क्या है? ठीक है ना, ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे एंटीबॉडीज। कौन कौन से? मैंने बताया था, हाँ कुछ एंटीबॉडी लाइक दैट IgA, IgM, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? IgD, IgE, ठीक है ना। ये IG, इसमें जो G वाला है, ये मैंने थोड़ा सा गलती किया, इसमें G जो है वो स्मॉल में ही होता है सब में। तो ये हो गया IgM, IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, IgD, IgE, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट एंटीबॉडी इसमें से कौन है? कई बार सवाल आया हुआ है कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो बेटा इसमें IgM, ये क्या है? लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। जानते रहना, लिख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ये आपका लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। कौन?
IgM। और इसमें सबसे कम नंबर में जो पाया जाता है बॉडी में वो कौन पाया जाता है, ये। तो ये सबसे कम नंबर में पाया जाता है IgE, ठीक है ना। ये इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है ना तो ये जल्दी से IgE के नंबर बढ़ते दिखते होंगे, ठीक है ना। तो IgE ये इन्फेक्शन के टाइम पर, एलर्जी के टाइम पर बढ़ जाते हैं, इनके नंबर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। IgE लार्जेस्ट नंबर में ये होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया, ये मैंने आपको बता दिया था। अगला टॉपिक बेटा हमारा क्या है इसमें, फिर है हमारे बॉडी में ब्लड का कंटेंट जो है, उस ब्लड के कंटेंट में शुगर का कंटेंट कितना होता है, यूरिया का कंटेंट कितना होता है, और ग्लूकोज का कंटेंट कितना होता है, ठीक है ना। इसे हमें जानना है। तो बेटा आपको बताता हूं कि किसमें क्या क्या है। ये तो एक पैथोलॉजिकल एविडेंस भी है जो पढ़ते लिखते हैं, जहां पर पैथोलॉजिस्ट जानते हैं ना, जाते हैं तो चेक करते हैं, बताते हैं कि आपके ब्लड में इतना ग्लूकोज लेवल है, इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल घट गया है। तो आप कैसे जानेंगे रिपोर्ट को देख करके कि हमारे ब्लड में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपके ब्लड जैसे आपने जांच करवाया, ठीक है ना, डॉक्टर साहब ने आपको रिपोर्ट दे दिया, पैथोलॉजिस्ट ने आपको रिपोर्ट दिया, तो आप कैसे जानेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। तो बेटा उसका एक मानक है कि इतना होना चाहिए, आपका एक नॉर्मल वैल्यू है। उस नॉर्मल वैल्यू से अगर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया तो उसे बोलेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, ठीक है ना। और अगर शुगर का लेवल कम हो गया तो उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया है। क्या है बेटा, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो किस कंटेंट में कितना हमारे शुगर का लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में, 100 mg पर डेसीलीटर, 100 mg पर डेसीलीटर। मतलब हमारे ब्लड में 100 mg शुगर होना चाहिए पर डेसीलीटर। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया, 100 mg से ज्यादा, देखो डायबिटीज वाले कहते हैं हमारा 250 चला गया, 220 चला गया, 300 चला गया, तो क्या है, उनको डायबिटीज हो गया है, मतलब उनके ब्लड में शुगर का कंटेंट बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए बेटा क्योंकि जब हम बार बार मिठाई खाते हैं, जब बार बार स्वीट खाते हैं, तो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है और हमारे ब्लड के शुगर को मेंटेन करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम बार बार मिठाई खाते रहते हैं, बार बार मिठाई खाते रहते हैं, पैंक्रियाज इंसुलिन निकालना बंद कर देता है, क्योंकि थक जाएगा ना, तो कैसे इंसुलिन निकालेगा। फिर बाद में पैंक्रियाज जब फंक्शन लेस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाता है, पैंक्रियाज जब इंसुलिन निकालेगा नहीं तो ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नुकसान क्या होगा, ईचिंग होगी, पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आएंगे और छोटे छोटे फोड़े निकल आएंगे, ठीक है ना। बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, ये सारी बातें आने लगती हैं, क्योंकि लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको बचना है तो मिठाई कम खाना है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आपको किससे बचना है, हाइपरग्लाइसीमिया से। और अगर आपके शुगर का कंटेंट घट भी गया तो भी 100 mg से नीचे चला गया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो आपको शुगर से बचना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, ना तो ज्यादा मिठाई खाना है ना तो कम, मतलब एक लेवल में रहना है, ठीक है ना। आपके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, समझ गए ना। तो आपको मैंने बताया कि जब ब्लड का शुगर लेवल, कहां पर मैंने लिखा यहां पर, अब अगला पॉइंट है हमारा, ब्लड का शुगर लेवल हम कैसे मेंटेन करेंगे। देखो, और कितना ब्लड में हमारे शुगर होता है, कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है और हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए। चलो, कितना होना चाहिए और कितने में नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो। चलो सवाल है, प्राची तुम बताओ, शुगर में कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में। हाँ, 150 mg, ठीक है ना। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको यहां पर क्या, पहले शुगर की बात कर रहा हूं। शुगर हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, 100 mg, कितना बेटा, 100 mg पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा हो गया दोस्त तो डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए मिठाई संभाल के खाओ, चाय एक बार पियो, नहीं तो बार बार पैंक्रियाज को काम करना पड़ेगा, और पैंक्रियाज जब काम नहीं कर पाएगा तो इंसुलिन कम निकलेगा, और इंसुलिन कम निकलेगा तो बाहर से इंजेक्शन इंसुलिन का लगवाना पड़ेगा, तब जाके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन।
100 mg से अगर ज्यादा बढ़ गया बेटा, मान लो 150 हो गया यहां पर, ठीक है, या 250 हो गया, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा पता है? इस बीमारी को कहेंगे हम हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हम गांव में या आप सुनते होंगे कि डायबिटीज हो गया। लोग कहते हैं ना कि हमें डायबिटीज हो गया, ठीक है ना। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया को ही बायोलॉजी में इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। डॉक्टरेट या मेडिसिनल लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर शुगर का लेवल 100 mg से क्या हो गया? कम हो गया, तो हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में लेवल ऑफ शुगर क्या हो जाता है? घट जाता है, 100 से कम हो जाता है। ये हो गया शुगर का मामला। दूसरी बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल की बात। किसकी बात आती है? कोलेस्ट्रॉल की बात। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में कितना है बेटा? 150 mg। कितना है? 150 mg। कितना होना चाहिए? 150 mg पर डेसीलीटर। समझो, पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा बेटा, पर डेसीलीटर कितना होना चाहिए? 150, ठीक है ना, मिलीग्राम। लेकिन अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 150 में अगर बढ़ गया तो, मैंने बताया ना। तो अगर यहां पर कुछ डाटा गलत लिखा क्या मैंने? तो अगर बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल तो भी डिजीज है। क्या होता है? जो हार्ट की वेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है और हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आती है। और हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी तो हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं होती हैं। हमारे बाल जितनी पतली पतली आर्टरीज हैं जिनसे ब्लड होकर के सर्कुलेट हो रहा है, अगर ये जाम हो गया तो कहानी खराब हो गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी। अगला बेटा, हमारी बॉडी में कितना होता है? ब्लड का शुगर लेवल बता दिया, यूरिया। कितना? ब्लड में यूरिया, जो कि ब्लड में यूरिया करता क्या है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड के यूरिया का लेवल, ब्लड में यूरिया क्या करता है बच्चों? यूरिया का काम जानते हो ना? वैसे तो यूरिया क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग का, बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो यूजलेस है। लेकिन अपने ब्लड में भी थोड़ा बहुत यूरिया पाया जाता है। जिस समय अपनी किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही होती है उस समय कुछ यूरिया का कंटेंट ब्लड में भेजा जाता है। पूरा पूरा यूरिया ऐसा नहीं है कि गायब कर दिया जाए। तो ब्लड में कुछ यूरिया होता है। वो यूरिया क्यों होता है? इस बात का उत्तर नहीं जानते आप शायद, तो आपको बता दूं, ये यूरिया पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। किसको मेंटेन करती है? पीएच ऑफ ब्लड। ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है और साथ साथ में बच्चों ये क्या करती है पता है? ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। किसमें करती है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? टेम्परेचर मेंटेन करने में और पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? यूरिया। अब बेटा, कितना यूरिया का कंटेंट पाया जाना चाहिए ब्लड में? 20 to 40, ठीक है ना। हाँ, 20 to 40 mg पर 100 ml ब्लड। समझ रहे हैं ना? इस डेटा को याद रखना, यहाँ डेसीलीटर नहीं, पर 100 ml ब्लड में 20 to 40 mg यूरिया होना चाहिए। इसका मिनिमल वैल्यू, जो इसका मेन वैल्यू है वो 30 mg है, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है? 30। 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, 20 तक ठीक है, और 40 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर 40 के ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर समझ लो किडनी के खराब होने का इंडिकेशन आ गया है। अब ये पता चलेगा कि किडनी खराब, किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही। अगर किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि किडनी का काम है यूरिया को बाहर एलिमिनेट कराना, यूरिन के थ्रू निकाल देना। तो यहां पर क्या है, मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी में 22, कितना बेटा? 20 to 40 mg। कितना? 20 to 40 mg पर 100 ml ब्लड। हमारे ब्लड में कितना? पर 100 ml ब्लड में कितना यूरिया होना चाहिए? 20 to 40 mg। कितना होना चाहिए? 20 to 40 mg पर 100 ml। अब बेटा, अगर इसका जो मेन वैल्यू है, जो एक मिडिल वैल्यू है, वो 30 mg है। अगर ज्यादा हो गया, समझना, ये आपका मिडिल वैल्यू है। ये क्या है? मिडिल वैल्यू है। अगर ये ज्यादा हो गई वैल्यू, समझना बेटा, अगर ये बढ़ गया तो एक डिजीज हो जाती है, एबनॉर्मलिटी आती है। उस एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। अगर ब्लड में शुगर बढ़ रहा था तो इसे हम कह रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कह रहे थे? हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन अगर ब्लड में यूरिया का कंटेंट बढ़ता है
तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर यूरीमिया। हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे यहां पर, हाइपर यूरीमिया। और अगर घट जाएगा 20 से नीचे हो जाएगा तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हाइपोयूरीमिया। तो बेटा ये तो एक जनरल सी बातें हो गई जो कि पैथोलॉजिस्ट जानते हैं, आप भी जान जाएंगे। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो ब्लड के बारे में आपके पैथोलॉजिस्ट खूब अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। वो बता देंगे कि आपका ब्लड लेवल बढ़ गया, यूरिया कंटेंट बढ़ गया, ये सब डॉक्टर भी देखते हैं, आपको भी ये क्लिनिकल इवेंट्स है, इनको जानना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? चलो, ये सबको समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? इतना समझ में पहले ही आया है, बस याद होना चाहिए, क्योंकि जब डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे सीधे फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वहां पर ऑप्शन में गलती कर, इसलिए मैं आपको इसको रिकॉर्ड भी करके दे रहा हूं कि ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, जिससे जब आप कभी पढ़े ना समझ में आए तो एक बार आप बैठ के सुन भी लेंगे तो भी ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे है आप लोग को पता है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे है? किताब खोलने से। किताबों को खोलने से सबसे ज्यादा समस्या है आप लोगों को, है ना। किताब ना खोलना पड़े, याद सब हो जाए। तो ऐसी तो कोई मशीन है नहीं, कोई जड़ी बूटी है नहीं कि जो बढ़िया सा हम घोड़ करके लाएंगे और तुमको पिला देंगे, ले बच्चा पी लो, और कल से तुम अंग्रेजी में बोलते हुए चले आओगे, कहते हो सीधा आज आज आज, तो सब रट गया। C4 साइकिल, C3 साइकिल, C2 साइकिल सब रटाया है सर, जहां से मन करे वहां से पूछ लो। दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अभी सोच रहे होंगे कि सर ऑनलाइन बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, ठीक है ना, ऑनलाइन बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ाई करोगे तो करना नहीं पड़ेगा। वैसे तुम लोग अच्छे हो, अच्छे आंसर देते हो, लेकिन अब यह है कि थोड़ा और अच्छा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पास में है, ठीक है ना। इस समय तुम्हें कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए। नहीं पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको 6 से 8 घंटे स्टडी डेली करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बेटा? चलो अब बात करते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। मैंने आपको बताए थे कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, चलो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने बताया था बेटा आपको कौन कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला था? इरिथ्रोसाइट्स। बेटा इरिथ्रोस मतलब होता है रेड, इरिथ्रोस कलर ही रेड को बोलते हैं। इरिथ्रोस का मतलब क्या होता है? रेड। और इसीलिए इसको हम रेड कलर में कौन होता है? आरबीसी, इसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट कहिए, रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहिए, या आरबीसी शॉर्ट में कह लीजिए, बातें की। समझ गए ना? अब बेटा बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बाद में। यहां पर अगला मैंने इरिथ्रोसाइट्स के बाद फिर क्या बताया? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताया था? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं बेटा, थ्रोम्बास वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? किसके लिए? प्लेटलेट्स के लिए। किसके लिए? प्लेटलेट्स। तो आप ये जानते रहेंगे, इसका मतलब है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। और अगला वर्ड आता है बेटा ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, और यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है ये ल्यूको वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? WBC के लिए। W मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब कलरलेस, ल्यूकोस मतलब कलरलेस, ठीक है ना। तो आप ऐसे जानेंगे ल्यूकोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, इसमें भी साइट जुड़ा है, इसमें भी साइट जुड़ा हुआ है। लाल कलर की सेल, थ्रोम्बस मतलब प्लेटलेट्स, और ल्यूकोसाइट्स का मतलब रटना नहीं है, समझना है। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ल्यूकोस मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, व्हाइट या कलरलेस, ठीक है ना। तो व्हाइट कौन होगा बेटा? आपका WBC। कौन होगा? WBC क्या है? ल्यूकोसाइट्स। समझ गए ना? अगली बात है बेटा कि अब इनके दोनों के तीनों के नंबर, इनके शेप, और ये कितनी कितनी नंबर में अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, इन पे सवाल पूछे जाते हैं कि कितने नंबर में ये, कितने नंबर में ये, कितने नंबर में ये पाए जाते हैं। बेटा अगर हम बात करें आरबीसी का, तो आपने कई बार पढ़ा होगा बाइकॉनकेव शेप का दिखता है, इस शेप में दिखता है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस यहां पर अब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ये बात आपको कई बार काम करेगी, आगे भी कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉनकेव शेप में होता है। अपनी बॉडी में इनके नंबर मिलियंस में होते हैं बच्चों। किसमें होते हैं?
मिलियंस में होते हैं। कितना मिलियन होता है बेटा? 5.55 मिलियन। ये अपनी बॉडी में 5.55 मिलियन होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नंबर में आरबीसी सेल्स हैं अपनी बॉडी, ठीक है ना। कुछ आरबीसीज हैं जो टाइम टू टाइम डाई करती रहती हैं, मरती भी रहती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बनती रहती हैं। ये प्रोसेस परमानेंट चलता रहता है। जहां पर ये मरती है उस जगह का नाम मैंने आपको बताया था, इसके ग्रेवयार्ड को क्या कहते हैं? स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी डाई कर जाती है, मार दी जाती है। इसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन में, या फिर इसे ग्रेवयार्ड या कब्रगाह ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कौन है बेटा? स्प्लीन है। यहां पर मारी जाती है, कुछ सेल्स किल कर दी जाती हैं, खत्म की जाती हैं, ठीक है ना। अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो 7.5 डायमीटर होता है। इसका डायमीटर आपका कितना होगा? 7.5। एक आरबीसी का डायमीटर क्या होगा? 7.5। 7.5 मीटर डायमीटर होता है इसका। mm 7.5 mm डायमीटर होता है किसका बेटा? एक आरबीसी का। समझ गए ना? इतनी बात समझ गए, शेप समझ गए, नंबर समझ गए। और मैंने बताया कि इनको धीरे धीरे टाइम के साथ 120 दिन के बाद, इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज होता है। कितना होता है इनका लाइफ स्पैन? भी सवाल जानते रहेंगे कि अगर पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है, तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो कितना है? 120 डेज। कितना बेटा? 120 डेज है। 120 दिन के बाद इनको मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं। आरबीसी एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आगे का बेटा टॉपिक है आपका WBC, ठीक है ना। और अगर फंक्शन पूछा जाए यहां पे, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। तो यूटिलाइजेशन यहां पर जानते रहेंगे, हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। थ्रोम्बोसाइट्स एक फंक्शन, ये फंक्शन वाला पॉइंट ऐड कर लेना अभी। हेल्प इन यूटिलाइजेशन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके यहाँ पर ऑक्सीजन को कैच करने का काम आरबीसी ही करता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना, आरबीसी का काम है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक हमारा है, हाँ, हीमोग्लोबिन। आरबीसी पर कौन प्रेजेंट होता है? मैंने बोला हीमोग्लोबिन। कौन प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। एचबीसी पर प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। तो अब बेटा देखो, अभी थ्रोम्बोसाइट की तरफ भी चलेंगे हम और ल्यूकोसाइट की तरफ भी चलेंगे, बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर स्पेस बनाता हूं, देखना आप लोग, बताना हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन का डायग्राम आपको मैंने बताया हुआ है। अगर हीमोग्लोबिन के डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में Hb जो अपना है हीमोग्लोबिन, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? 2 अल्फा 2 बीटा चेन। टोटल कितने चेन होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और वो चारों चेन जो होते हैं मैंने बताया था, 4 चेन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। ग्लोबिन प्रोटीन जो है उसमें कितना % होती है? 96। हीमोग्लोबिन मैंने बताया था ये 2 कंटेंट से मिलकर बना है, हीम और क्या है बेटा साथ में? ग्लोबिन। क्या है? ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये प्रोटीनेशियस चेन है और इसमें 96% प्रोटीन होती है। कितना होती है? ग्लोबिन 96%। और ये हीम कितना होता है? 4% हीम होता है। इतनी बात समझ में आई ना बेटा। जो ग्लोबिन है, ये जो चेन है प्रोटीनेशियस, प्रोटीन चेन्स बनाने का काम करती है अल्फा चेन और कौन? बीटा चेन। अब जो अल्फा चेन है इनके नंबर कितने हैं? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। कितने नंबर है? 2 अल्फा चेन है और कितना? 2 बीटा चेन है। यहां पर बेटा देखो, यहां पर 4% है। कितना परसेंट है? 4% Hb हीमोग्लोबिन है। 2 बीटा चेन है और 2 अल्फा चेन है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 बीटा चेन है और 2 अल्फा चेन है। देखो बच्चों,
इसके बाद अगर बात करें कि जो स्ट्रक्चर है वो इस चारों चेन के पास आपको पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा? पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। Fe2+ एटम, 4 Fe2+ एटम होंगे। कितने? 4 Fe आयरन प्लस एटम के साथ साथ आपको 4 पोरफायरिन रिंग ऐसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर में। अब देखो, आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के। इनमें आपको 4 पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर दिखता है और 4 आयरन कंटेंट Fe2+ चारों कोने पर दिखाई देते हैं। डायग्राम में आपको बना करके दिखा रहा हूं, आप लोग भी आसानी से देखिए और समझिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो, डायग्राम आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। बीच में क्या होता है बेटा? COOH, 1 2 3 और 4 ये चेन हो गई। अल्फा चेन, बीटा चेन और बीटा चेन। इतनी बात समझ गए? यहां पर 4 पोरफायरिन रिंग बना लो। ये रिंग है, ये आपका पोरफायरिन रिंग है। ये आपका क्या है? पोरफायरिन रिंग है। ये आपका पोरफायरिन रिंग है, ठीक है ना। 4 पोरफायरिन रिंग बन गए। अब यहां पर मैंने बताया Fe2+, यहां पर भी Fe2+, यहां पर भी Fe2+ और यहां पर भी Fe2+ बन गया ना। और यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है Fe2+, NH2 यहां पर NH2 ग्रुप भी होता है, NH2 ग्रुप भी होता है, यहां पर NH2 ग्रुप भी जुड़ा होता है, एक कंटेंट NH2 भी होता है, NH2, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NH2, Fe2+, पोरफायरिन रिंग और बीच में सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ये आपका डायग्राम जो है वो किसका है? हीमोग्लोबिन का है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए डायग्राम में क्या क्या होगा, 2 अल्फा चेन होगा, 2 बीटा चेन होगा, बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और आप देखेंगे Fe2+ चारों कोने पर पोरफायरिन रिंग के साथ जुड़े होंगे। ये हीमोग्लोबिन का बढ़िया सा डायग्राम है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। आगे का पॉइंट लेते हैं। तो ये प्रोसेस जैसे कि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी बनता कहां पर है, ये वाली बात आपको समझना है। या हमारी बॉडी में आरबीसी जो बनता है वो कहां बनता है? मैंने आपको बताया मारा जाता है स्प्लीन में, लेकिन ये जनरेट कहां पर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको बताएं तो हमने बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, बच्चा अगर एम्ब्रियो है तो उसकी बॉडी में कहां पर ये डेवलप हो रहा होगा? कहां पर? एम्ब्रियो कहां पर? यॉर्क सैक में बन रहा होगा। अगर एम्ब्रियो है बच्चा तो उसमें कहां पर बन रहा होगा? यॉर्क सैक में डेवलप होगा। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा? यॉर्क सैक में। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया या हम लोग की एंगेस्टर की स्टेज में, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा? बोन मैरो में होगा। कहां पर होगा? बोन मैरो में। तो बेटा मैंने बताया कि आरबीसी फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, किसकी बात करें? एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर देखने को मिलता है? मैंने बताया कहां पर देखने को मिला? यॉर्क सैक में। कहां पर मिलेगा? यॉर्क सैक में। लेकिन अगर यंग स्टेज में देखें या एडल्ट में देखें, एडल्ट जिसे कहते हैं, एडल्ट में देखेंगे तो ये हमको कहां पर एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन कहां दिखता है? कहां पर दिखेगा? बोन मैरो में। बेटा इसके लिए एक प्रोटीन काम करता है, एक प्रोटीन काम करता है जिसे हम इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। प्रोटीन क्या हार्मोन है? इरिथ्रोपोइटिन। कौन काम करता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन काम करता है और इस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बोन है, ये आपका बोन है और इस बोन में बनता है आरबीसी। यहां पर बेटा कुछ मौजूद होते हैं इस तरह से स्टेम सेल्स। कौन होता है? स्टेम सेल्स। यहां पर ये मौजूद होते हैं कुछ स्टेम सेल्स, इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। यहां पर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाने में? आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं। बीच में मैंने बताया था यहां पर 2 कैनाल होते हैं, याद है आपको? वाकमैन कैनाल और हैवर्सियन कैनाल। कौन कौन से कैनाल होते हैं? वाकमैन कैनाल और हैवर्सियन कैनाल, जो कि मैमल्स का स्पेशल फीचर है।
बोन मैरो में दो प्रकार के कैनाल्स पाए जाते हैं। एक को मैंने बताया था, इसमें आपको कहते हैं वॉकमैन कैनाल। क्या कहते हैं? वॉकमैन कैनाल। और दूसरा कौन होता है बेटा? दूसरे को हम यहाँ पर बोल सकते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या कहते हैं? हैवर्सियन कैनाल। तो हैवर्सियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल, ये दो कैनाल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और बाकी आपको डायग्राम मैंने बताया कि इसमें स्टेम सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है ना। और जो हार्मोन काम करता है उसे हम इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पर जो अंदर की तरफ फील है, भरा हुआ है, इसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड बोन मैरो। तो ये आपका रेड बोन मैरो है। तो आज इतना ही। आज के बाद जब हम आएंगे तो आपको थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतने पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी। खूब मेहनत करिए। देखिए रिवीजन आप करके आइएगा, क्योंकि कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं पहले सवाल पूछूंगा, फिर मैं टॉपिक पे कंटिन्यू आऊंगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा ठीक ठाक चल रहा है। हम आपको चीजें कंटिन्यू तभी करेंगे जब आप हमें आंसर देंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।